अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन आई डिस्कस करेंगे और इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, फिर एंड पे डिफेक्ट्स हैं वो भी। तो सबसे पहले तो देखें, जो ह्यूमन आई है वो एक कैमरे की तरह ही एक्ट करती है। वहाँ हमने कहा था लाइट प्रूफ बॉक्स है, तो उसके फ्रंट पे एक लेंस के आगे गेट था, जो बटन प्रेस करने से गेट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन होता है, लाइट उसके अंदर इंटर होती है। उसके बाद फिर वो लेंस उसको रिफ्लेक्ट करता है और बैक एंड पे जो फिल्म थी, फोटोग्राफिक फिल्म, उसके ऊपर वो इमेज स्टोर हो जाता है। तो लेकिन जो आई है उसके अंदर बैक एंड पे फिल्म तो नहीं है, लेकिन एक लेयर है जिसे हम रेटिना का नाम देते हैं, जो पिक्चर रिकॉर्ड करती है हमारे लिए। यानी वो उसके ऊपर कॉन्स लगी होती हैं। जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है आई का, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और रेटिना के ऊपर फोकस करवाता है। रेटिना पे जो जाके लाइट गिरती है, वो लाइट सेंसिटिव लेयर है, वो उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और नर्वस सिस्टम के ज़रिए वो सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है, दिमाग से रीड करता है। तो जो लेंस है ह्यूमन आई के अंदर, वो फ्लेक्सिबल है। अब इसमें जो फ्लेक्सिबल चीज़ है उसे फिर वो अकोमोडेट करता है। वहाँ कैमरे के अंदर तो हम जो फोकल लेंथ है लेंस की वो फिक्स होती है, और जो डिस्टेंस है बिटवीन लेंस एंड द फिल्म वो फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फोकस चेंज हो सकता है। तो अब यहाँ पर लाइट जो इंटर होती है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के ज़रिए इंटर होती है, जो फ्रंट पे है उसे कोर्निया कहते हैं। और जो कलर पार्ट होता है आई का, उसे हम आयरस बोलते हैं। और वो जो कलर पार्ट है उसे आयरस बोल रहे हैं, और वो आयरस जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो रेटिना तक पहुंचती है। और वो कैसे करता है, वो जो फ्रंट पे एक आपको नज़र आता हो मे बी आई का, उसे प्यूपल बोलते हैं। तो वो आयरस जो है वो रास्ता जो है ना वो डिसाइड करता है लाइट के अंदर इंटर होने का। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो आयरस उस पीपल को क्या कर देगा, यानी वो जो एक तरह से गेट है उसको क्या कर देगा, बिल्कुल नैरो कर देगा, तो छोटा कर देगा। तो जिसकी वजह से जो है ना वो आपकी रेटिना के ऊपर जो लाइट आपको चाहिए वही आती है। और अगर लाइट बहुत डिम है, फिर वो आयरस जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कर देता है पीपल का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर इंटर हो सके और रेटिना भी इमेज बन सके। अब यहाँ देखें, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके सामने, ये वही मेम्ब्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिससे लाइट जो है इंटर होती है। उसके आगे फिर ये आयरस, आयरस जो है वो जो है इसका यहाँ पर पीपल, पीपल यानी आयरस जो है वो पीपल को कंट्रोल करेगा, लाइट के इंटर होने की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है। फिर आगे लेंस है, लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो जाके रेटिना पे स्ट्राइक करती है। रेटिना उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को भेजता है थ्रू नर्वस सिस्टम। यहाँ पर एक लिक्विड होता है, उसका जिक्र तो नहीं है यहाँ पर। तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो कि रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है लाइट की। खैर, तो अब लेंस जो है आई का वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अकोमोडेट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिस्टेंस के लिए। अब ये अकोमोडेशन क्या चीज़ है, ये हमने मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कैमरा जो था उसमें तो फिक्स होता है, मैंने बोला कि फोकल लेंथ फिक्स है। अब आप पिक्चर लेते हैं, अगर पिक्चर पूरी नहीं आ रही उस बंदे की, तो आप उसको कहते हैं थोड़ा पीछे या आगे हो जो, या फिर आप कैमरा मैन जो होता है वो खुद ही आगे या पीछे मूव करता है, वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं, यानी कि पूरा फोकस कर रहे होते हैं पूरी पिक्चर आए फिल्म के ऊपर, पूरा इमेज स्टोर हो। तो इसी तरह जब हम एक ही, अब देखें हमारी जो आई है वो नेचुरली अकोमोडेट कर लेती है, मतलब जो ये जो आयरस है इसके ऊपर सैलरी मसल्स हैं, ये लेंस को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखें, आप एक ही जगह पर खड़े खड़े एक छोटी सी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर वहीं खड़े खड़े आप एक बड़ी बिल्डिंग देख सकते हैं, आपको उसके लिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही कैमरे से आपने छोटी चीज़ की पिक लेनी, आपको उसको करीब जाना होता है। बड़ी चीज़ की पिक लेनी, आपको उसको बहुत दूर जाके उसकी जो इमेज है वो उसकी फ़िल्म के ऊपर फोकस करवानी होती है। लेकिन आई में ऐसा नहीं है, यानी ह्यूमन आई में नहीं है। हम वहीं खड़े खड़े छोटी चीज़ भी देख लेते हैं, बड़ी चीज़ भी देख लेते हैं। उससे क्या होता है, लेंस जो है ना कंट्रैक्ट भी कर लेता है और लार्ज भी हो जाता है, यानी लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है ड्यू टू आयरस। और ऊपर ये सैलरी मसल्स जो है ना ये करते हैं, और एज के साथ ये सैलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, इसलिए आई साइड वीक होती है और वो अकोमोडेशन हो नहीं पाती। ये देखें, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है अकोमोडेशन की। अब एक ऑब्जेक्ट दूर है, जाहिर सी बात है दूर है, तो जो लेंस है वो रिलैक्स होगा। लेंस जब रिलैक्स होगा, देखें वो मैक्सिमम उसकी जो रिलैक्स स्टेट में फोकल लेंथ आएगी वो बड़ी होगी, तो दूर से जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके वो रेटिना पे ले आएगा। रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो ब्रेन रीड कर लेगा। उसके बाद अगर वो ऑब्जेक्ट क्लोज है बहुत ज़्यादा, यानी हमें छोटी चीज़ को फोकस करना है, जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं तो
डेफिनेटली जो आई का लेंस है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी सैलरी मसल्स उसको कंप्रेस कर देते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है। छोटी वोकल लेंथ चाहिए यहाँ पे, छोटी वोकल लेंथ क्या करेगी, लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके वो भी रेटिना पे लेके आएगी और छोटी चीज़ का इमेज बन जाएगा। ये चीज़ है अकोमोडेशन, और ये करवाते हैं सैलरी मसल्स। सैलरी मसल जो है वो लेंस को कंप्रेस करते हैं या फिर इनलार्ज करते हैं। तो ये मसल्स जो हैं ये कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं, फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं, जिससे आप डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर जो है ना ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। और एज के साथ ये चीज़ कम हो जाती है। अब देखें लेंस मैंने बोला कंप्रेस हो जाएगा अगर आप चीज़ करीब ले आएंगे, तो कितना करीब ले आएंगे कितना कंप्रेस हो सकता है। मिनिमम जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का आई से वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से आगे लेके आएंगे लेंस और कंप्रेस नहीं हो सकता। लेंस की फोकल लेंथ और छोटी नहीं हो सकती कि वो 25 सेंटीमीटर से अंदर पड़ी हुई चीज़ को भी फोकस कर सके रेटिना के ऊपर, तो आपको वो चीज़ ब्लर नज़र आने लगती है। वो है जी हमारी आई का नियर पॉइंट। नॉर्मल पर्सन के लिए वो वैल्यूज़ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ये इसका जिक्र किया गया यहाँ पे नियर पॉइंट का। उससे पहले ये अकोमोडेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है। वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू फॉर्म ए शार्प इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो फिर ये बताया भी गया कि ये एज के साथ डिफेक्ट होता है इसका। तो नियर पॉइंट पे मैं बात कर रहा था कि मिनिमम जो डिस्टेंस चाहिए एक ऑब्जेक्ट का आई के लिए, जो लेंस जितना मिनिमम मैक्सिमम जो कंप्रेस हो सकता है और फोकस कर सकता है उसका इमेज रेटिना के ऊपर, वो नियर पॉइंट होता है। तो अब इसमें नियर पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूस ए शार्प इमेज ऑन द रेटिना, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट का आई से जिससे एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर बन पाता है। अब नॉर्मली जो पर्सन है, मतलब जिनका नॉर्मल विजन जो है नॉर्मल है, यानी कि आई साइट नॉर्मल है, उनके लिए ये वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये बढ़ जाती हैं एज के साथ, 50 सेंटीमीटर हो जाती हैं 40 प्लस पे, उसके बाद 500 सेंटीमीटर हो जाती हैं जब वो 60 पे पहुंच जाता है आदमी। तो फिर देखें, अब आपने कभी देखा हो, में भी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो छोटी चीज़ को करीब से नहीं देख पा रहे, तो वो थोड़ा दूर करके देखते हैं, या उनको फिर ग्लासेस लगी होती हैं करीब की अलहदा से, तो वो जो ग्लासेस हैं उस पर हम लेंस यूज़ करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने में, क्योंकि हमारा आई जो है वो आई का लेंस जो उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर उनसे हेल्प लेते हैं। उसके बाद फिर ये फार पॉइंट है। फार पॉइंट जो है उसकी वैल्यू कोई नहीं है, वो तो इन्फानाइट पे होता है, यानी आप दूर की चीज़ों को तो देख सकते हैं बआसानी, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन्फानाइट पे होता है। इस सेंस में बहुत सारे लोगों की आई जो है नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपको सूरज चाँद सितारे नज़र आते हैं, ये वो बहुत दूर है हमसे, तो ये एक तरह से हमारे फार पॉइंट के ऊपर है। लेकिन हमें अगर किस दूर की चीज़ अगर ब्लर नज़र आ रही है आपका, इसका मतलब फार पॉइंट जो है ना वो वीक हो गया। तो फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। देखिए दूर की चीज़ देखनी है, रिलैक्स होना पड़ेगा लेंस को। सैलरी मसल्स कितना रिलैक्स कर सकते हैं, कितना इनलार्ज कर सकते हैं फोकल लेंथ को, वो उतना करेंगे, उससे मज़ीद नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली वो जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है, जितना वो फोकस करवा सकती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करवा के रेटिना भी मिला सकती है, ठीक है, उसकी रेंज से जब बाहर और दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उसका इमेज रेटिना में फिर नहीं बन पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, तो वो आपको चीज़ ब्लर नज़र आने लगेगी, तो आपकी दूर की आई साइड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इस सेंस के अंदर मैंने बोला कि कोई भी मतलब बहुत सारे लोगों की जो आई साइड है वो नॉर्मल नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन में देखें, अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो ह्यूमन आई है वो अकोमोडेट नहीं कर पाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो फिर हम इसे कहते हैं ये डिफेक्ट ऑफ विजन है, उसके लिए फिर हमें लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें डेफिनेशन सबसे पहले सिंपल थी, इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज अगर आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, तो ये आई की इनएबिलिटी है, इसे हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। ये कैसे राइज करता है, देखिए जब लेंस अकोमोडेट नहीं कर पाता इफेक्टिवली, तो इमेज नहीं बनता रेटिना के ऊपर क्लियरली, तो ब्लर नज़र आता है। अब दो तरह से होती हैं डिफेक्ट विजन, दो तरह के हैं, नियर साइटनेस कहते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अब इसमें क्या होता है कि आपको जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो नज़र नहीं आते। नाम उसका नियर साइटनेस है, वो क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ बाद में। देखिए दूर का ऑब्जेक्ट है वो आपको नज़र नहीं आता, आपका आई का लेंस रिलैक्स हो सकता है, लेकिन ये आपका फार पॉइंट है, सपोज कर लें ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे या इससे अंदर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली नज़र आएंगे, इस पॉइंट से बाहर जो ऑब्जेक्ट पड़े होंगे वो आपको क्लियरली नज़र
नहीं आएंगे, क्योंकि आपका लेंस इतना ही रिलैक्स हो सकता है कि इस पॉइंट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को तो फोकस कर सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं कर सकता। अगर उससे बियॉन्ड कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको फोकस करना है तो डेफिनेटली जो आपका लेंस है, अगर वो आप मतलब देखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, वो आपको ब्लर नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो लाइट वहाँ से आती है वो हमारा लेंस रिफ्लेक्ट करता है, और वो उसको इतना रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है कह लो, कि वो रेटिना से पहले ही इमेज बनता है, वो हमें ब्लर नज़र आता है, रेटिना पे फोकस नहीं होता उसका। तो हम क्या करते हैं, इस लेंस की जो ये वीकनेस है उसको दूर करने के लिए हम आई के फ्रंट पे क्या ले आते हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस ले आते हैं। अब देखें वो जो ऑब्जेक्ट पड़ा था डिस्टेंस पे वो वहीं पड़ा रहे, आपका फार पॉइंट ये वाला है। अब वहाँ से जो लाइट आएगी अब पहले किस में दाखिल होगी, वो डाइवर्जिंग लेंस में। उसने क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना लाइट को, यानी उसने फैलाना है। वो फैलाएगा किस तरफ, ऊपर की तरफ, यानी कि जो आई का लेंस होगा उसके बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर पे जाके वो स्ट्राइक करेगी। वहाँ से फिर वो स्ट्राइक करेगी तो वहाँ से वो रिफ्रैक्ट होगी, और जितना ज़्यादा कॉर्नर से रिफ्रैक्ट होगी तो डेफिनेटली वो जितना नीचे आएगी, और यहाँ पर अब जो इमेज आएगा वो रेटिना के ऊपर आएगा। अब हुआ क्या, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट था उससे जो लाइट आई पहले वो डाइवर्ज हुई बाहर की तरफ, और जो हमारा ह्यूमन आई था, ह्यूमन आई का लेंस था, उसके बिल्कुल आउटर पार्ट के ऊपर जाके फॉल करी, वहाँ से रिफ्रैक्ट होकर यहाँ मिल रही है। अब हमें जो लाइट आ रही है मन तक वो थोड़ा यहाँ से बाहर निकल के आ रही है। आप उसे उसी स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, हमारी ह्यूमन आई इस बेंडिंग ऑफ लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकती, हम उसी स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, और हमारा जो इमेज हमें नज़र आता है उस ऑब्जेक्ट का वो हमारे फार पॉइंट के ऊपर नज़र आने लगता है। यानी कि ऑब्जेक्ट पड़ा यहीं हुआ है लेकिन वो नज़र कहाँ आ रहा होता है, हमारे फार पॉइंट के ऊपर। तो ये किसकी मदद से हुआ, इस डाइवर्जिंग लेंस की मदद से हुआ। डाइवर्जिंग लेंस ने लाइट को डायफ्रैक्ट किया, यानी डाइवर्ज किया बाहर की तरफ, और उसकी वजह से क्या हुआ, लेंस के ऊपर पार्ट पे आया, लाइट थोड़ी बेंड होके आई हमारी आई में, उसी बेंडिंग रे को हमने स्ट्रेट देखा और वो हमें इस फार पॉइंट के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज नज़र आने लगा। तो अब देखें ऑब्जेक्ट पड़ा यहाँ हुआ है लेकिन वो नज़र यहाँ आ रहा है, करीब नज़र आ रहा है ना आपके फार पॉइंट के ऊपर, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, नियर साइटनेस। नेक्स्ट चलिए अब फार साइटनेस है। इसमें क्या होगा, इसमें आप करीब के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाएंगे। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म द डिस्टेंस इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फार साइटनेस। अब इसे फार साइटनेस कहते हैं। देखें आपका नियर पॉइंट ये है, यानी इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी, अदरवाइज इससे आगे रख देंगे तो आपका लेंस मजीद कंप्रेस नहीं हो सकता जो कि लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करवा सके और आपको इमेज ब्लर नज़र आता है। अब ये ऑब्जेक्ट आपके फार पॉइंट से अंदर पड़ा हुआ है, सॉरी नियर पॉइंट से, नियर पॉइंट आपका इतना है लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नज़र नहीं आना क्योंकि आपका आई का लेंस मजीद कंप्रेस नहीं हो सकता ताकि वो लाइट को रेटिना पे लेके आ सके। तो लाइट इसी लेंस से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो रेटिना के बिहाइंड इमेज बनाएगी जो कि ब्लर नज़र आएगा आपको। अब हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट अगर तो नियर पॉइंट पे पड़ा हो तो हमें नज़र आ जाएगा, लेकिन जब करीब पड़ा हो तब भी तो देखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आई के सामने हम क्या ले आते हैं, एक कन्वेक्स लेंस प्लेस कर देते हैं। कन्वेक्स लेंस का ही काम होता है कन्वर्ज करना, यानी अंदर की तरफ बेंड करना। पहले वाले ने बाहर निकाली थी, अब इसने अंदर की तरफ बेंड की। जब ये बेंड करेगा डेफिनेटली हमारे अंदर वाला जो कंप्रेस लेंस है उसके इनर पार्ट पे लाइट पड़ेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और रेटिना पे जाके वो स्ट्राइक करेगी। जब वो हमारी आई में इंटर हो रही है लेंस से, लेंस यानी जो बाहर हमने लेंस लाया आर्टिफिशियल लेके आए हैं लेंस, वो हमारे आई के लेंस में जब इंटर हो रही है रे, वो थोड़ा नीचे की तरफ बेंड हो रही है, तो हम उसी को स्ट्रेट लाइन देखते हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट उस अपने ही नियर पॉइंट पे नज़र आने लगता है। यानी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हमारे करीब है लेकिन उसका इमेज जो हमें नज़र आ रहा है पेरेंटली वो हमें कहाँ नज़र आ रहा है, नियर पॉइंट के ऊपर। तो पड़ा तो ऑब्जेक्ट करीब है लेकिन नज़र दूर आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, फार साइटनेस। तो ये इनकी करेक्शन है, इस तरह की जाती है। जो नियर साइटनेस है उसकी करेक्शन कनकेव लेंस से की जा रही है, और जो फार साइटनेस उसकी जो करेक्शन है वो कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस से की जा रही है। ये आपने ये लॉन्ग भी आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला, ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन्स है तो इनको एक्सप्लेन करना होता है और साथ में डेफिनेशन भी जोड़ दी जाती है समटाइम, ये जो आपने अभी पढ़ी नियर पॉइंट और फार पॉइंट की, तो फिर इनको डायग्राम भी बनाना होती है और फिर एक्सप्लेन करना होता है, फिर लॉन्ग भी है। और शॉर्ट में वो नियर पॉइंट और फार पॉइंट की जो है वो डेफिनेशन भी आती है, और सिंपली ये भी शॉर्ट में आ सकते हैं कि नियर साइटनेस और फार साइटनेस क्या होता है ये बता दीजिए। ये आपके जो नोट्स हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग रह गए थे। फर्स्ट हाफ हमने कंप्लीट कर लिया था, तो और सेकंड हाफ के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, अगर कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।